नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। शाम के 5 बजने वाले हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी दंगल की रणभेरी बजते ही कल से राजनीतिक पार्टियां ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचते हैं। जिसकी तैयारी दुनिया को आज दिख रही है, उसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू हो गई थी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सपनों से आगे संकल्प को लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि वो 2029 की नहीं बल्कि 2047 यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लगे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कॉन्क्लेव में पीएम के संबोधन की खास बात यह रही, उन्होंने आज तक के शो सो सॉरी और सर्वे प्रोग्राम मूड ऑफ द नेशन का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कभी विपक्ष पर निशाना साधा तो कभी एजेंसियों को कार्रवाई पर खुलकर बोला। वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी होना अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महज चंद मिनट में अगले 5 साल के एजेंडे को साफ कर दिया। पहले प्रधानमंत्री के वो बयान आपको सुनाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर बीजेपी के 370 पार, एनडीए के 400 पार के नारे के पीछे का क्या है मूल मंत्र, जमीनी हकीकत क्या बताती है, विपक्ष की क्या तैयारी है, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लगातार कर रहे हैं क्या उसमें उनको सफलता मिली है, बार बार सरकार को जिन मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है क्या जनता के बीच भी वही मुद्दे काम करते हैं या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है जिसके कारण वो तमाम मुद्दे कहीं गौड़ हो जाते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर क्या बड़ी बातें कही। साथियों, ये चुनाव का समय है तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है इसलिए बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प, वहीं विपक्ष की ओर से लगातार विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है। विकल्प इस रूप में कि वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हरा दे, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ 370, 400 का बड़ा लक्ष्य लेकर एनडीए चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस का ये संदेश है कि दरअसल भारत को जोड़ने की जरूरत है मौजूदा सरकार की ओर से, जिसको तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी,
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी अजित गुट के हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कुराते हुए, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आप हैं। महेश चम्हार जी एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ शरद पवार गुट के जुड़ेंगे। और वरुण पुरोहित जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपका ही रुख करते हुए, एक तरफ मुंबई में शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का होना है, तमाम नेता वहां पर जुटेंगे, 370 400 का ये जो बड़ा बड़ा लक्ष्य लेकर आप लोग आगे बढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा है कि विपक्षी एकजुटता होने के बाद की स्थिति क्या रहने वाली है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं और सनातन विरोधी सभा कर रहे हैं, करने दीजिए, लाइन तो वहीं क्लियर हो जाती है। देखिए चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी और बाकियों में अंतर बस ये है ना कि आप किसी भी विषय पे आपका अप्रोच क्या है, अप्रोच टू द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब उस विषय पे आपकी समझ क्या है और उसके बाद उस विषय पे आप सोल्यूशन क्या देते हैं। तो अप्रोच टू द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की तरफ कैसे बढ़ना है, विषय को समझना कैसे है, ये प्रधानमंत्री खुद करते हैं। उनको कोई एडवाइस नहीं देता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो उनके ग्रुप की कोटरी हो, कोटरी तो कोई है ही नहीं उनकी, तो कोई उनको एडवाइस नहीं देता है। वो विषय की समझ खुद लेते हैं, फिर उस विषय की तरफ बढ़ते हैं और तभी सकारात्मक उसमें से सोल्यूशन निकलता है। आपके कॉन्क्लेव में आज तक के मंच पर सामने उनके बैठे हुए थे दिल्ली के सुपर डिग्निटरीज, जिनको मैं कह सकता हूं फर्स्ट 1000 डिग्निटरीज ऑफ दिल्ली बैठे हुए होंगे। बात तो उनसे हो रही थी, मंच आज तक का था, लेकिन बात किसी के दिल तक की थी। किसके दिल तक की थी? उस आम आदमी के दिल तक की थी। और उसके लिए उन्होंने आज तक का मंच इस्तेमाल किया, कहा भी कि आपको खराब लगे तब भी, अच्छा लगे तब भी, मैं आपका मंच इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट, अब आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर उनकी देखेंगे तो पहला काम उन्होंने क्या किया था आपके साथ, जनधन खाते खुलवाए, 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए। सोचिए जरा क्यों सोचा होगा ये? क्योंकि उनके दिमाग में था कि इस जनधन खाते से मैं डीबीटी करूंगा, इस जनधन खाते को मैं आधार से जोड़ूंगा, इसको मैं डेटा लिंक करूंगा, उसके बाद मैं डिजिटल इंडिया करूंगा इसी से, इसके बाद इसी के थ्रू, इसी जनधन खाते के थ्रू और बाकी के थ्रू जब मैं यहां पे जब मैं डिजिटल पेमेंट शुरू करूंगा तो मेरे रेडी पटरी वाले, मेरे खोमचे वाले, मेरे जो मेरी अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है वो इकोनॉमी वो बिल्कुल फॉर्मलाइज। ठीक है, उन्होंने वो तमाम बातें भी रखी, देखिए वो तमाम बातें भी रखी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अभी तो चुनाव बाकी है, उसके ठीक पहले अगले 5 साल का रोड मैप दिखाकर आखिर क्या बताने जताने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। आप बोलिएगा, लेकिन किशोर तिवारी जी का जरा रुख कर लेते हैं। किशोर तिवारी जी, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कैसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण? अगले 5 सालों का क्या रोड मैप रहने वाला है उसका उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मैं 2024 या 29 का नहीं 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तिवारी जी। नहीं, अच्छा भाषण था और अजय आलोक ने विश्लेषण भी बहुत अच्छा किया। जो भारत के कोर इश्यूज है उसका उन्होंने लक्ष्य रखा, अच्छा लगा मुझे। लेकिन है ना, 10 साल का जरा रिपोर्ट कार्ड भी गिना देते तो मुझे अच्छा लगता। अगर यही कोर इश्यूज 10 साल में क्यों पूरे नहीं हुए, 10 साल में इसके संकल्प कहाँ गए? और मुझे बताइए, ये जो डिजिटल इंडिया आ चुका है उस पर मुझे गांव में आर्थिक विपन्नता क्यों दिखती है? वहां पर वो महाशक्ति और तीसरी शक्ति बनने वाला नजारा क्यों नहीं दिखता है? मैं मोदी जी के भाषण की तो सराहना करूंगा, लेकिन 10 साल की विफलताएं। और अजय आलोक जी, आपने एक बात बोली कि मोदी जी किसकी सलाह नहीं लेते, मोदी जी किसका सुनते नहीं। देखिए, ये फेडरल रिपब्लिक है, यहाँ पर राज्यों की सरकारें चुनी हुई होती है, उनके कैबिनेट के लोग भी चुने हुए होते हैं और सबको लेकर काम करना पड़ता है। अकेला मोदी, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, ये सब तानाशाही बातें हैं। थोड़ा सा प्रजातांत्रिक देश के अंदर तुम्हारे पार्टी में ये एक पूरा बड़ा गठ तैयार हो गया है कि जो मोदी जी की इन बातों से नाराज है। कौन? मैं एक बताता हूँ। कौन? नहीं आलोक जी, कौन नाराज है बीजेपी में? अरे सुब्रमण्यम स्वामी जी इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हमारे सलाहकार मंडल में गए हुए लोग हैं और नागपुर की बहुत सारी मंडली है, तुम्हें तो सब मालूम है। चित्रा, मैं यहाँ क्यों झगड़े लगाऊं? एक बात मैं बोलता हूँ,
जब मैं विदर्भ के किसानों की आत्महत्या देखता हूँ, उनकी आर्थिक विपन्नता देखता हूँ और मोदी जी के दावे वहां फेल हुए देखता हूँ, तो मोदी जी के इस भाषण में उनके बारे में कुछ देखता नहीं हूँ। तो मुझे बताइए ठीक है, अजय आलोक जी, आपको महाराष्ट्र से कैसे वोट मिलेंगे? महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता हमारे साथ ऑपोजिशन मौजूद हैं। मुझे लग रहा है इन लोगों से ही जवाब ले लेते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं विदर्भ के संदर्भ में, उसका जवाब दीजिए। आप लोग वहां पर सरकार में हैं, विदर्भ के किसानों के आत्महत्या का मुद्दा वो उठा रहे हैं। चित्रा जी, आदरणीय किशोर तिवारी जी ने अपनी बात जरूर कही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। देखिए कि ये समस्या है, इससे किसी ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन ये समस्या कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 साल में पैदा हुई है। एक लंबे समय से ये समस्या है और इसके समाधान के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया तो यही सारे लोग थे जिन्होंने विरोध किया। अगर किसानों के लिए जो फैसले उस समय सरकार ने लिए थे, यदि उसको मनवाने में सारे विपक्ष ने साथ दिया होता तो मैं सोचता हूं कि आज ये स्थिति निर्मित ही नहीं होती। जहां तक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो जनता के इन बिंदुओं को समझते हैं जिन पर कि उनको अपनी बात कहनी है। और यही बात है कि पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत परिवर्तन किया है देश में। आज बोले उस परिवर्तन का आज पूरे इनक्लो में बोले नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले। किसान की आमदनी पे बोले नहीं, एमएसपी पे बोले नहीं, करके मुझे बुरा लगा। किशोर जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि उन्होंने 10 साल का तो जो रिकॉर्ड है वो तो देश के सामने है, उसको बार बार कहने की जरूरत क्या है। उन्होंने आने वाले 25 साल की बात की है, क्योंकि वो देश को एक समृद्ध देश बनाना चाहते हैं, वो आम आदमी के जीवन के स्तर को उठाना चाहते हैं। उसका उन्होंने चित्रण रखा है पूरे देश के सामने कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में आज हमारी जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ की है। 2045 साल बाद अब 25 साल बाद हम लोग 45 तक राह देखना पड़ेगा। नहीं, राह नहीं देखना पड़ेगा, राह देखना पड़ेगा। नहीं, फिर तो हम बदल देंगे। नहीं बदल देंगे। अरे किशोर तिवारी जी, बदलेंगे कैसे? बड़ी संकट की स्थिति है ना। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, उन मुद्दों को आप उठा भी रहे हैं, उस पर डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बदलने का दावा कर देने मात्र से ही आप कैसे बदल देंगे? महेश चव्हाण जी, अब सीधे आपके पास आते हैं। ताकत दिखाने की कोशिश अब मुंबई में भी की जाएगी, आ रही हूं उसके बाद सीधे अजय आलोक जी आपके पास। लेकिन जब भी बात नरेंद्र मोदी की आती है, पिछली बार ही हमने देखा था 48 में से 41 सीटें शिवसेना बीजेपी दोनों के संगठन को मिली थी, एनडीए को मिली थी महाराष्ट्र में। इस बार परिस्थिति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पर बहुत कमजोर नजर आ रही है। महेश चव्हाण जी, आप लोगों के रहते हुए भी वो इतनी 16 राज्यों का मैं आंकड़ा देख रही हूं जहां पर बीजेपी कई राज्यों में क्लीन स्वीप है या फिर बिल्कुल क्लोज पहुंची हुई है, जहां पर उसको आंकड़ा छू लेना है ज्यादा से ज्यादा सीटों का। तो ऐसे में कैसे चुनौती देंगे आप लोग? चित्रा जी, आप सही कहती है, बीजेपी कमजोर नहीं, और हम बिल्कुल किसी को भी कमजोर नहीं मानते। वो भले बीजेपी हो या छोटी सी छोटी पार्टी हो जिनका एक भी सांसद नहीं हो, जो भी कुछ है, जब चुनाव के लिए हम उतरते हैं तो सबको इक्वल समझ के ही उतरते हैं। अभी बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी की, वो 2047 तक का रोड मैप लेकर सामने आए। आपके कॉन्क्लेव में उन्होंने अच्छी स्पीच दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल होता है वो पहले चुनाव के सामने, जब चुनाव का सामना करता है तो उनके सत्ता काल में 10 साल बीजेपी सत्ता में थी, तो वो सत्ता काल में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या उपलब्धियां है, इस पर भाष्य करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल में कुछ खास बात है ही नहीं करने के लिए। इसके लिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और 2047 की तरफ लोगों को दिशा दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है, विकसित भारत होना चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है, ये पता है। लेकिन जिस पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, उन्हें अब 10 साल सत्ता करने के बाद 2047 तक लोगों को रुकने की सलाह दी जा रही है। ये कुछ गलत है। तो इसका मतलब ये है कि 100 दिन में अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते थे। ये सब झूठ बात थी, ये झूठे वादे थे, वो किए गए। उसके बाद आपने देखा बहुत सारी चीजें थी जिनके वादे किए गए, जितनी गारंटीज दी गई, लेकिन वो गारंटीज पूरी फेल हो गई। अभी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी मोदी की गारंटी, ये नारा लेकर इस चुनाव को सामने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की ही कोई गारंटी नहीं है। कैसे उनकी गारंटी हो सकती है, आप मुझे बताइए। कैसे उनके गारंटी पे हम विश्वास रखें, आप बताइए। 2014 से आज तक उन्होंने जितनी गारंटीज दी थी, भले वो चुनाव के दरमियान हो या बाकी उनकी स्पीच में हो, तो उन्होंने बोला था 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए वो गारंटी।
उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल वो निर्माण करेंगे, वो गारंटी फेल। इनफैक्ट बेरोजगारी का दर था वो 45 सालों में सबसे हाईएस्ट हुआ था इनके कार्यकाल में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म करूंगा, बहुत होगी महंगाई की मार। अब की बार मोदी की सरकार, 2 बार मोदी की सरकार आ गई उसके बाद, लेकिन फिर भी महंगाई खत्म नहीं हुई। आप देखिए सबकी रेट्स देखिए, पेट्रोल है, डीजल है, गैस, एलपीजी के सिलेंडर्स है। आप किसी भी अभी दाम घटाए हैं उसके, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दाम घटा दिए गए। चित्रा जी आपको इन भी सारे मालूम है 2014 से बिंदुओं पहले पर चुनाव लड़ चुका है विपक्ष कई बार, और हर बार जनता ने उनको पराजित किया। और वो कह रहे हैं कि सारे विषयों पर आप लोग चुनाव तो लड़ चुके हैं। 100 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं आए थे तो 2000, मेरा सवाल सुन लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव पड़े, तब भी हमने देखा शिवसेना बीजेपी को किस तरह का मैंडेट मिला। चले ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। 2019 की बारी आती है, फिर अगर 48 में से 41 सीटें यहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत कर लेकर आता है एनडीए गठबंधन, तो फिर उसके मतलब मायने क्या निकाले जाएंगे? उसको भी छोड़ देते हैं, चलिए उस पर भी आप नहीं जाइए। उसके तुरंत बाद अक्टूबर में जब चुनाव होते हैं, अक्टूबर में भी बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है। दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गठ, तब भी अब क्या इसको जनता नहीं, तो मोदी की गारंटी की जो बात है वो तो जनता क्या मानते हुए नहीं इनको वोट दे रही है? महेश चम्हार जी, अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र के संदर्भ में ही आपसे सवाल पूछूं। हाँ देखिए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी जी की गारंटी जनता को नहीं चाहिए तो मोदी जी गारंटी दे क्यों रहे? कि क्यों इतने बड़ी बड़ी और एडवर्टीजमेंट्स हर पेपर में, हर टीवी चैनल पे आ रही है? वो कहे ना कि 10 साल में मैंने जो काम किए उस पर आप मुझे वोट दीजिए। मैं नहीं देता हूँ गारंटी, मैं नहीं देता हूँ आपको सपने दिखाता हूँ 2047 में भारत को विकसित करने के। मैंने जो 10 साल में काम किया है, मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वो ये कहे कि 10 साल में मैंने ये काम किए हैं, 10 साल में मैंने 2 बार जनरल इलेक्शन जीते हैं, 10 साल में इतने राज्यों में मैंने इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन जीते हैं, वो काम देखो और मुझे आप वोट्स दे दो। कि वो ऐसे लोगों को आश्वासन दे और ऐसे लोगों से मत मांगे। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी और वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं। उसके बाद अजय जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 10 सालों के कामकाज को क्यों नहीं गिनाया जा रहा है? चित्रा जी, क्या है ना, ये दोनों महाविकास आघाड़ी के जो प्रवक्ता आप बुलाए हमारे मित्र, दोनों सिलेक्टिव है। ये भूल गए हैं आर्टिकल 370, राम मंदिर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, कोविड के टाइम का काम, नया पार्लियामेंट, चंद्रयान, ऐसा 180 वेलफेयर स्कीम, सब कुछ भूल गए ये। अभी क्या कर सकते हैं इनका? चित्रा जी, ये कट्टू और जो सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो आने वाले 25 साल का उन्होंने विजन दिया, जो ये बिचारों के पास है नहीं, ना इनके नेताओं के पास है। एक तो ये, जब बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ये चले गए कांग्रेस के साथ। इनका कांग्रेसीकरण हो गया है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी, ये सब लोग हैं। और आज उनका सम्मेलन है राम विरोधी लोगों का। और उनकी बात हो जाए फिर आप पूछिएगा। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं आपका तो टिकट कट गया, वो तंज कस रहे हैं। नहीं, किशोर तिवारी जी कुछ साल पहले हमारे साथ थे तो सब उनको याद था। अब वो हमारे साथ नहीं है तो अभी उनको याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, किशोर जी, आप फिर से आइए हमारे साथ, आपका अच्छा स्थान है यहाँ, हम आपको अच्छा स्थान देंगे। दूसरी तो ये वंशवाद पार्टी है। आज जो स्टेज पे कौन रहने वाले है? शरद पवार, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ये सब फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आज स्टेज पे रहने वाली है। इनको देश की नहीं पड़ी, इनको इनकी परिवार की पड़ी है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है। 2019 में ये गए थे हिंदुत्व का नाम लेकर वोट मांगने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर, बाला साहब के विचारों पर, और बाला साहब के विचारों को इन्होंने ठुकरा दिया। आज ये सब जो सनातन विरोधी लोग हैं वो स्टेज पे आए हैं, मंच पर आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए। महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेगी। वो जानती है कि यहाँ हमने, एनडीए ने बीजेपी में महाराष्ट्र में किस तरह से काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, ये सब हमने काम किया है। ये सब काम आपको नजर नहीं आते क्या किशोर तिवारी जी? वरुण जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी जल्दी से। घर पर बैठने वाली सरकार थी, फेसबुक लाइव करने वाली सरकार थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि वंशवादी पार्टियों के तमाम नेताओं के चेहरे मंच पर दिखेंगे आज मुंबई में। क्या चुनाव लड़ने का? चित्रा जी, ये तो पूछ लीजिए थोड़ा, तिवारी जी बता दीजिए। जवाब देने देना,
मुद्दा क्या है मुझे चुनाव जवाब लड़ने देने का? देना। खाली एक मुद्दा, मोदी जी को हटाना है। बोलिए किशोर जी। देखो देखो, मैं अभी ये वंशवाद की बात की, इन्होंने है ना 20 सीटें महाराष्ट्र में डिक्लेयर की, और कल्याण की धाना की सीट भी एक नाथ शिंदे के बेटे को रहेंगी। ये गोपीनाथ मुंडे का बच्चा, अभी इनके सीटें आप देखो, धोत्रे जी का बच्चा, अरे ये वो सब तो पहले से खड़े हैं। विधायक है बाबा, पहले से विधायक है वो। अरे मेरी बात तो सुनो। सबके सब, अब तुम्हारे सबसे पहले से ही विधायक है, किशोर हमारे जो तिवारी है। जी को नहीं मिल रहा है, महेश चौहान जी को टिकट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है बताइए जरा। किशोर जी आप 40 साल से क्यों नहीं मिल रहा आपको टिकट? नहीं दुखते बोल रंग नहीं पे रहे हाथ देखो, रख रहे हैं आप किशोर तिवारी जी के। अरे नहीं नहीं, देखो कृष्णा हेगड़े एक बार विधायक रहे हुए हैं। उनकी बात बराबर है कि चाटुकार और कॉटरी के लोगों को जल्दी टिकट मिलता है, कार्यकर्ताओं को टिकट लेट मिलता है। दिल की लेकिन बात आ गई राजनीति जुबान ऐसी है। पे। हाँ, एक मिनट, एक बात मैं बोलता हूँ चित्रा जी, वंशवाद ये सभी पार्टियों में है, और सभी पार्टियों में बेटों को, बहुओं को टिकट देने का जो कल्चर है, अब उसमें लोगों ने विवेक का वापर करना चाहिए। ये अगर होनहार नहीं है, लेकिन महावीर या गौतम ये भी तो सम्राट चक्रवर्ती के बेटे थे ना, और राम भी चक्रवर्ती के बेटे थे। तो अब ये वंशवाद बहुत पुराना रोग है, ठीक है, लेकिन केवल वंशवाद के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाता कृष्णा जी, ठीक है, नहीं ठीक है। जीता अब मैं जाता। वरुण पुरोहित के पास आ जाती हूँ, बहुत देर से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर जो बातें कही हैं उसको लेकर हम एक तरफ उनका आत्मविश्वास, अगले 5 सालों का रोड मैप 2047 तक 2047 तक विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर बीजेपी कमजोर थी, वहां पर प्रधानमंत्री के जिस तरह के कार्यक्रम लगे हुए हैं या रोड शो या रैलियां हो रही हैं, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। वरुण पुरोहित जी, जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो सामने वाले को हराने के लिए उसी के आधार पर हमें मेहनत करनी होगी, वो स्थिति अभी क्यों नजर नहीं आती है? दूसरी तरफ विपक्षी दलों में बार बार बीजेपी को कहा जाता है उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन दक्षिण भारत में जिस तरह का उनका कार्यक्रम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं? वरुण जी, चित्रा जी, पहले तो 2 सेकंड के लिए 2-3 मिनट तो इनके सबके 20-30 सेकंड में जवाब दे दूं। अब ये विजन की बात कर रहे थे 2047, और राजीव गांधी जी का विजन था 21वीं सदी का जो आज पूर्ण हो रहा है। और सबसे ज्यादा विरोध ये कर रही थी बीजेपी, जब वो टेक्नोलॉजी लाए, भी कह रहे थे ना विपक्ष साथ दे। इनमें से किसी ने ये भी कहा कि विपक्ष साथ दे, वही राजीव गांधी का साथ देते तो इतने साल नहीं लगते, उसी समय डिजिटाइजेशन हो जाता, सारी टेक्नोलॉजी लगती। देखिए आप सही कह रहे हो, मोदी जी जिस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 75 साल का आदमी, 74 साल का आदमी इतनी मेहनत कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, दंगल में लड़ने के लिए पहलवान जो उतरते हैं, अगर ढंग से नहीं उतरेंगे तो दंगल होगा ही कैसे? और 24 का दंगल। दूसरा क्या है, इतने भयाक्रांत, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनके जो अलाइज है इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई आप तो चुनाव की जरूरत नहीं, आप तो जीते ही पड़े हो। तो बैलेट में कह रहा हूँ, चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या थी चुनाव आयोग को, जब सारी तरह से जीते हुए? जनता का अपमान है पहले से कहना कि हम तो जीत गए, हम भी सरकार हो गई, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसका मतलब जनता का कोई से नहीं है चुनाव के अंदर। आपको पहले से पता है, मतलब जनता कुछ है ही नहीं। तो जनता चुनेगी चित्रा जी। जहां तक दक्षिण भारत की आपने बात की, मैं आपको फिर कह रहा हूं, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पैर नहीं जमा पाएगी, नहीं जमा पाएगी। इनकी जो पॉलिसीज है ना, ये जमाएगा फिर? कौन जमाएगा? क्षेत्रीय दल और कांग्रेस की सीट आएंगी, आप देख लेना। मैंने आपको पहले भी कहा था, 1 महीने में दंगल का स्वरूप दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे टिकट के पहलवान उतरेंगे, वैसे हमको पता लग जाएगा कितना मजबूत पहलवान वो दिखने लग जाता है। तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में जैसे टिकटिंग आ रही है, जैसे मैं अपने पहले कर रहे थे भाई, पिछली बार 25 में 0, अब के 25-0, अब के मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 सीटों पर जबरदस्त दंगल होने वाला है। और 10 सीटें हो सकता है 5 से 10 तक कांग्रेस उसमें जीत कर गए। जैसे टिकटिंग आएंगे, पहलवान जब तक दंगल में नहीं उतरेंगे, हम दंगल का फाइनल कैसे बताएंगे कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता? अभी तो एक ही पहलवान नजर आ रहा है, जैसे आपने कहा, उत्तर में भी जा रहा है, दक्षिण में भी जा रहा है, राम मंदिर भी कर रहा है। एक ही पहलवान के सामने दूसरे पहलवान आएंगे जब समझ में आएगा। अरे कब आएंगे? अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है अगले 81 दिनों के लिए, अब कब आएंगे? अब तो चुनाव सिर पर है, तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। और वरुण जी, एक और सवाल इसी के साथ, दक्षिण भारत का आपने जिक्र किया है, अगर 2019 की मैं बात करूं, 130 सीटों में से 29 बीजेपी को मिली थी, 27 सीटें दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी को मिली थी।
कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी 52% सीटें उसके दक्षिण भारत से आ रही हैं, फिर भी वो सीटें बीजेपी से कम है। तो किस आधार क्षेत्रीय दलों के चुनाव लड़ने या जीतने पर आप लोग इतने क्यों खुश होते हैं? जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में अच्छा करती है, उसका फायदा बीजेपी ले जाती है राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों की अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, आपने जगन की बात करी, वो भी कांग्रेस से निकले हुए। हाँ। राजनीतिक चातुर्य के अभाव के कारण कांग्रेस टूट गई, बीजेपी तो वहां नहीं आई। अभी कर्नाटक में कांग्रेस वापस जीत गए, प्रधानमंत्री जी वहां भी सारे रोड शो कर रहे थे, खूब घूम रहे थे, और तेलंगाना में भी सब घूम रहे थे। कांग्रेस आई कि नहीं आई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दक्षिण भारत में क्या, उत्तर भारत में भी आप कई राज्यों में देखोगे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि इनकी जो टिकट वितरण हुआ है ना, उससे एक इमेज इनकी खराब हुई है। इन्होंने जितने दूसरी पार्टी के जो दल बदलू लोग थे, हाँ। जो अब उनको क्या बोले, उनके लिए शब्दों का उपयोग में नहीं करना चाहता टीवी पे, ठीक वो है। जो इन्होंने लेकर के उनको राज्यसभा दे दी, उनको पद दे रहे हैं, इससे इनकी जो इमेज पार्टी विद द डिफरेंस की तो पहले ही समाप्त हो गई थी इनकी इमेज। और फिर एक मोदी जी ने जो इमेज बनाई थी उसको भी जबरदस्त धक्का इससे लगा है। और आज ये कह रहे हैं कि साहब वो मुंबई में रैली में जो आए वो सब सनातन विरोधी, राम विरोधी। अरे तो जनता जो आ रही है वो भी राम विरोधी जनता, वो सनातन विरोधी है क्या? इनके ये समझ में नहीं आ रहा है। हर बात में एक ब्रेन वॉश हो जाता है, जैसे स्लीपर सेल की जैसे बातें करते हैं। एक आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो, हिंदुस्तानी बन के बात करो। हाँ। आप हर बात में भाजपा कांग्रेस, ठीक है, भाजपा अब कांग्रेस। मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूंगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ये जितने बैठे हुए परिवारवादी, ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये अपने परिवार को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अब्दुल्ला हो, ये सब परिवारवादी, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश हो। और मोदी किसके लिए जंग लड़ रहे हैं? मोदी लड़ रहे हैं जनता की जंग। और यह आह्वान उन्होंने 2014 में ही दिया था जनता को कि रुख हवा का मैं बदल दूं, गढ़ तू उड़ान दे, जंग तेरी मैं लड़ूंगा, तू बस जीतने की ठान ले। और यहां जनता जीतने के लिए ठान चुकी है। कहां टिकोगे आप लोग? अरे जनता है पीछे खड़ी, आप कहां टिकेंगे? कहां सामने कहां है आप? आपने कहा राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमने विरोध किया। कब विरोध किया साहब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बीजेपी ने? कभी भी आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का तो बीजेपी विरोध करती नहीं है। राजीव गांधी आधुनिकता लेके आए, एक मिनट, बीच में नहीं रोहन जी। हाँ ठीक है, वरुण जी नहीं बोलेंगे, बोलिए। राजीव जी लाए, बहुत अच्छा किया, हम लोग तारीफ करते हैं, हम लोग तारीफ करते हैं। अब आप बताइए, राजीव जी ने इतनी अच्छी काम की, बोफोर्स तोपे खरीदी, बहुत अच्छा, देश का डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, खरीद के ही लाए बाहर से, लेकिन लाए साहब उसमें भी घोटाला कर दिया। आपने तो डिफेंस सेक्टर डेवलप ही इसलिए नहीं किया, देश में पिस्टल तक नहीं बनने दी, बाहर से हम खरीद के लाते थे। परमाणु शक्ति से संपन्न भारत पिस्टल तक नहीं बनाता था, क्योंकि बाहर से खरीदना था, क्योंकि कमीशन खाना था। अप्रोच टू द गवर्नेंस बिल्कुल गलत, अप्रोच टू द गवर्नेंस आपकी खत्म थी। ये जनता देश की आज रियलाइज कर चुकी है। आज माध्यम दूसरा है साहब, वो गया जमाना कि गए 5 साल में एक बार अमेठी ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, चले आए, चुनाव जीत गए। नहीं, आज जनता आपसे कनेक्ट चाहती है। आज जनता चाहती है कि आप अपना हिसाब दीजिए। 10 साल में हमने अपना हिसाब दिया है, रोज दिन देते हैं कि हमने क्या क्या कर दिया। मैंने कितनी बार कहा है, IIT एम्स वगैरह सब पहले बन गए थे, ऐसा नहीं है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया। लेकिन 10 साल में जो हमने काम किया है, हमारे काम की गति, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, स्केल जिसको फैलाव कहते हैं, वो आपसे हमारा कम से कम 100 गुना ज्यादा था भाई। आपने 70 साल में 50,000 किलोमीटर हाईवे बनाया, हमने 10 साल में उसको 1.25 लाख कर दिया। आपने 70 साल में 14 IIT बनाए, हमने उसको 10 साल में 28 कर दिया। अजय जी, आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, उनका संबोधन शुरू हो चुका है, सुनते हैं। దయచేసి అందరూ ఆ ఎలక్ట్రికల్ లైట్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, దయచేసి మీ ప్రాణాల మీద ప్రధానమంత్రి గారు ఎప్పుడు ప్రోటోకాల్ బ్రేక్ చేసి మరి మీకోసం వచ్చారు, దయచేసి వాటి మీద सीटें हैं। आप देख लीजिए कि एनडीए के नए साथी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने यहां पर कमाल किया था, लेकिन इस बार पूरी ताकत दिखाने की कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा सीटें दक्षिण भारत से मिल सके उसकी कोशिश की जा रही है। वापस डिबेट पर आते हैं, उसके बाद पीएम का संबोधन जैसे शुरू होगा आपको दोबारा लेकर चलेंगे। अजय जी, अपनी बात को पूरी करें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अकेले सब निर्णय लेते हैं। जी नहीं, अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। जनता के इतने सुझाव आते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लिसनर हैं। कभी समझा कीजिए प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कर पाते हैं। नायाब नायाब आइडियाज उनको आते क्यों हैं? क्योंकि वो आम आदमी से उठे हैं, आम आदमी की पीड़ा समझते हैं
और आम आदमी से आज भी कम्युनिकेट करते हैं। जरा नमो ऐप पे कभी जाके देखिए, आप लोग सबको बोल रहा हूं, जितने विरोधी लोग हैं, कि मोदी का मजबूत पक्ष जानिएगा तब तो मोदी से लड़िएगा। सिर्फ मोदी विरोध और मोदी नफरत मोदी से नहीं लड़ पाइएगा। उनका क्या मजबूत पक्ष है? राहुल गांधी के एडवाइजरी कौन है? गिन चुन के वही लेफ्टिस्ट। क्या नारा दे रहे हैं? कोई नैरेटिव है आपका? देश को आप क्या देंगे भाई? हमें बताओ, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, संविधान बर्बाद कर दिया। कौन सा संविधान बर्बाद कर दिया? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना संविधान को बर्बाद करना कहते हैं? ईडी सीबीआई को खुली छूट देना संविधान को बर्बाद करना कहते हैं? आपको देश का कनेक्ट आप लोग खत्म कर चुके हैं। खुद आप कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक मूर्खता का फायदा उठाकर बीजेपी आगे बढ़ी। तो भैया, जब जानते हो कि कांग्रेस राजनीतिक मूर्ख पार्टी है, तो ऐसे राजनीतिक मूर्ख पार्टी को क्यों जनता चुनेगी? वरुण जी बताइए, आप ही के बोल रहे हैं। 52 सीटें मिली थी ना अजय आलोक जी। चतुरता नहीं थी, आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उनको भी तो 52 सीटें मिली ही थी, और सबसे बड़ा विपक्षी दल तो वही है ना लोकसभा के भीतर। मैंने उनकी भाषा बोल रहा हूँ चित्रा जी, मैं तो उनकी भाषा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक चतुरता नहीं दिखा सकी। भाई, जो राजनीतिक चतुरता न दिखा सके वो राजनीतिक मूर्ख हुआ। तो मूर्खों को क्यों चुनेगा ये देश? जरा आप ही बताइए ना, आपके दर्शक बताएं, क्यों मूर्खों को चुने? ऐसे मूर्ख जो परिवारवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। आज देखिए बिहार में लालू यादव की बेटी लॉन्च हो गई, छपरा से चुनाव लड़ेंगी। ले, अब पूरी फैमिली में 11 की क्रिकेट टीम में 6 प्लेयर आगे मैदान में। अब परिवार के तो बहुत सारे लोग इधर से भी चुनाव लड़ी रहे हैं ना। ठीक है वरुण पुरोहित जी, लेकिन उनकी बात तो सही है ना। देखिए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, वहां पर उन्होंने अपने राजनीतिक परिवार को बढ़ाकर एनडीए का कुनबा जिस तरह से हाल में बढ़ा है, क्या वो अपने आप में अभूतपूर्व नहीं है? इंडिया गठबंधन जब शुरू हुआ था पटना से, ऐसा लग रहा था कि अब बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन के वही सहयोगी छटकते हुए चले गए। तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो उसी की कमी है ना कि सबको जोड़कर नहीं रख पाई। अब जब चुनाव नजदीक है तो नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के साथ आंध्र प्रदेश में रैली कर रहे हैं इतनी बड़ी। वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, अभी कुछ महीना भी नहीं हुए राम मंदिर के टाइम तक ये था, उनका प्राण प्रतिष्ठा के टाइम तक एक अकेला सप्पे भारी, फिर 15 साल बाद नवीन पटनायक से समझौते, फिर ये आंध्र में समझौते। भैया, आप खुद भारी थे तो क्या जरूरत आ रही है आपको सारे दलों को एक साथ? असली बात जो भी आलोक जी छुपा रहे हैं, भ्रष्टाचारी है भाई। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, वही तो कह रहा हूँ, आपने पार्टी विद द डिफरेंस के बाद मोदी जी की जो पार्टी की छवि बनी थी वो भी खराब कर दी आपने सबको ले लेके। जनता ये भी प्रश्न कर रही है कि जिस पार्टी में जो भ्रष्टाचारी आप कहते थे, उसको तुरंत लेके कैसे राज्यसभा मंत्री संतरी सब बनाए जा रहे हो? तो जनता बाहुली तो है नहीं, सब समझ रही है कि सत्ता की भूख के कारण आप जो दूसरी पार्टियों को भ्रष्ट और बेकार कहते थे, उनको लेके अपनी पार्टी को भी खराब करना चाहते हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं चित्रा जी, ये मान के चलिएगा, जो दंगल है राजनीति का, ये आप 10-15 दिन में देखोगे। जैसे मोदी जी को सबको साथ लेना पड़ रहा है 1-1.5 महीने से, वैसे आपको इंडिया गठबंधन का एकदम से उठाव दिखेगा। मैंने कहा ना, दंगल के पहलवान आएंगे जब पता लगेगा। और मैंने राजस्थान की स्थिति आपको स्पष्ट कर दी। आप 8-7-10 दिन में 15 दिन में देखोगे, दंगल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहलवान जी। ये अचानक से कोई जाकर और सोचेगा कि हम यहाँ पर जित कर देंगे, मुझे बताना थोड़ी है कांग्रेस। हमारे तो टिकट आपको मालूम है शुरू से आखिरी दिन तक फार्म भरने तक बदलते रहते हैं। इनका प्रोसेस अलग है, हमारा प्रोसेस अलग है। लेकिन नैरेटिव क्या क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी की जैसे पुलिस या पार्टी बन जाएगी। पहलवान नहीं मिल रहे। अरे आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी क्रिटिसिज्म कर दो नोटबंदी का है, कोरोना वैक्सीन से तो मैं परेशान हो रहा हूँ। आपकी हिम्मत है बोलने की? बोलने की आप लोग पुलिस या पार्टी और एक आदमी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती आपकी। आपके भगवान पहलवान नहीं मिल रहा है, 101% परफेक्ट आदमी है। आप में पहलवान नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है खोजने से। पहलवान हमारी डेमोक्रेटिक फोरम है, हम किसी भी गलत कोई तैयारी नहीं आपके यहाँ से लड़ने को। दिक्कत ये है ना, हम जान रहे हैं सच्चाई बोलने का मना करते रहे लड़ने से। बोल नहीं सकते आप, गलत इधर उधर उदाहरण देते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहते हो धंधा। आप यहाँ से लड़ने के लिए मना कर रहे हैं भाई। फाइलें दिखा दूंगा आपको। क्या था फाइनेंशियल इंक्लूजन मनमोहन सिंह के टाइम? क्या था फाइनेंशियल इंक्लूजन? उसको नाम बदल के जनधन योजना कर दी। फाइलें पड़ी है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको। ऐसे नहीं बोलता मैं आपकी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहलवान आप यहाँ लड़ने से मना कर रहे हैं। पहलवान तो भाग गए, आप तो हीरो हीरोइनों को ला रहे हो, संगीतकारों को ला रहे हो, ग्रास रूट ला रहे हो। आप ग्रास रूट ला रहे हो क्या? ना अमेठी से कोई तैयार है, ना रायबरेली से तैयार है, ना लखनऊ से तैयार है, ना वाराणसी से तैयार है, ना पटना से तैयार है। देखिए 5 सीट तो गिना दी मैंने। खुद के कार्यकर्ताओं को आप देना नहीं चाहते हो। आप तो सारे के सारे दूसरी पार्टी के आदमी आए हुए हैं आपके पास में।
खुद का सामान ही नहीं है, सारा मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस का लेके बना रहे हो, फिर कह रहे हो आपके आदमी का है। आप तो देखोगे अभी, तो फिर बता रहा हूँ आपको दंगल कितना जोरदार होगा। 10-15 दिन रुक जाओ, आपकी जैसे पार्टी का फॉर्मेट नहीं है कांग्रेस। चलिए ठीक है, 10-15 दिन इंतजार कर लेते हैं। कृष्णा हेगड़े जी वो कह रहे हैं ये जो राजनीति का दंगल है इसमें इंडिया गठबंधन का बड़ा मंगल होने वाला है, खाली 10-15 दिन रुक जाइए आप लोग। चित्रा जी 1 साल से तो ये कोशिश कर रहे हैं 24 पार्टी को एक साथ मिलाने की, और उसके बाद उनके सबसे बड़े घटक जो है वो उनको छोड़ के गए या उनके साथ शामिल होना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि ये पार्टी कर रहे हैं। हमारे पास तो आज ऑलमोस्ट 40 पार्टी है, लेकिन हम इनको पार्टी की तरह नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि सभी वर्ग और सभी घटक के लोगों को पूरे देश में हम हमारे साथ शामिल करें। ये हमारे और उनके बीच में सोचने का एक फर्क है। तीसरी बात ये बताया मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता कि जहां जहां राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला था, वहां के सबसे बड़े कांग्रेसी और सबसे पुराने कांग्रेसी नेता वो कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे थे? अशोक चौहान जी गए, सुरेश पचौरी जी गए, सब लोग वहां से निकल गए। जब तक मुझे लगता है राहुल जी का और एक दौरा हो जोड़ो यात्रा, तब तक तो मुझे लगता है कांग्रेस ही साफ हो जाएगा। तो खुद के घर में भी झांक कर देखना चाहिए, खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सभी पे आप दोष दे रहे, इधर अच्छा काम चल रहा है आप दोष दे रहे। आपका खुद का पार्टी का तो हालत देखो, 2 लोकसभा में आप 100 सीट 90 सीट क्रॉस नहीं कर पाए। पार्टी में तो देखो ना कांग्रेस और हमारे पास से हम ऑलमोस्ट 750-800 सीट तक आ गए, और अभी हमारा लक्ष्य है आपकी बार 400 पार, और आपका लक्ष्य अब की बार 50 भी पार होंगे क्या नहीं पता नहीं आप लोग। और वरुण पुरोहित जी, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी ने अपनी सीट भी यहां पर तय कर दी है, कौन कितने पर लड़ेगा। आपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे पेंच है जो फंसे हुए हैं, संजय निरुपम की अलग ही अपनी। महेश भारद्वाज जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 या 2029 नहीं बल्कि 2047 के रोड मैप को रखते हुए क्या बातें कही हैं, पहले कॉन्क्लेव में कही गई, उनकी बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज इलेक्शन डेट्स की घोषणा ही हुई है। पिछले 2 महीने में अब दक्षिण भारत की काफी दौरे कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत दूर ही सोचते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि आप 2024 नहीं पर 2029 के बाद की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई है। On it guess, the Prime Minister of India, this will be his first speech after the election dates have been announced. So we are very lucky to have him here, and I hope you're lucky for him. So Pradhan Mantri ji, may I please request you to address the gathering. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ और मैं कर्नाटका से आ रहा था, तो अच्छा नहीं, आप जैसे बड़े लोगों को इंतजार कराना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। अब प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास है महेश चव्हाण जी, वो विपक्षी दल के किसी नेता में दिखाई ही नहीं देता है। अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि वो तो 370 पार 400 पार का नारा दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग?
देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये 370 पार 400 पार का नारा लगाना जनता का अपमान है। जनता चुन के दे, बाद में वो बात करे। अगर ये इतने आत्मविश्वास से बोले तो उसे गर्व कहा जाएगा, और फिर उसके पीछे बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे कि ईवीएम है, ये है, वो है, ऐसे सब चीजें बीच में आती है। 2047 तक का रोड मैप रखना बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री में 20 साल आगे का अगर रोड मैप रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा नॉन बीजेपी का, विपक्ष में से कोई होगा, तो वो भी यही चाहेगा, क्यों सिर्फ 20 साल। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 29 तक क्यों सीमित रखते हैं, मैं तो 47 का मैप रख रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि 2147 तक का मैप रखना चाहिए। क्यों इतनी छोटी सोच होनी चाहिए, आप बताइए मुझे। ये वाली ऐसे बात हम भी वो कह बोल सकते चुके हैं। कल इसी मंच हाँ, पर तो उन्होंने कहा कि हम जो तैयारी करेंगे अगले 1000 सालों तक राष्ट्र सशक्त होगा इससे। महेश चौहान जी, ये वाली बात भी वो ही बोल चुके हैं। एग्जैक्टली तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि किसी की भी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री की सोच, उसके मतलब उसके जो पद है उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो सोच रखनी चाहिए। कोई बात नहीं है, अगर उनको कहना है कि उनको लगता है कि वही जीत कर आएंगे, ठीक है, उनको लगता है। कोई भी चाहेगा कि वो जीत कर आए, लेकिन मेरा कहने का इधर मतलब ये है कि जनता के लिए हम सही में क्या करने जा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं अभी आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताऊं यहाँ पर, अगर 2 मिनट आप मुझे देती हो तो। अभी हाँ, चित्रा जी देखिए, अभी रोड मैप क्या है, विकसित भारत क्या है। पहली बात तो बात करेंगे जीडीपी की। हम लोग देख रहे हैं देश की जीडीपी। अभी ये बोलेंगे जब आपके समय में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था, इतनी स्लो आपकी ग्रो हो रही थी। अभी देखो हमने क्या किया। आज हम कहाँ पर है चित्रा जी, आज हम $3 ट्रिलियन पर अटके हुए। तो हमें चाहिए कि आज हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर बात करें, और उसके साथ पहली नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे, हम तीसरे नंबर पे है, और हम सोच रहे कि हम ग्रो करें। दूसरे नंबर पे चाइना है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए। अभी यूएसए की अगर आप जीडीपी देखोगे तो उनकी जीडीपी $25 मिलियन के ऊपर है। उनकी जनसंख्या है 35 करोड़, और हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, जो अमेरिका की जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है। तो हमारी जीडीपी भी उनसे 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ये हमारी कंपैरिजन होनी चाहिए। तो हमारी जीडीपी $100 ट्रिलियन की होनी चाहिए। ये लक्ष्य होना चाहिए, ना कि 3 से 5 ट्रिलियन। दूसरी बात, सिर्फ जीडीपी जी, हाँ, 3 से 5 पे हम लोग जाने की सोच रहे हैं ना। पांचवी अर्थव्यवस्था है, 5वीं से तीसरी पर जाने की बात हो रही है कि तीसरी थर्ड टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। चित्रा जी, मैं बात कर रहा हूँ $3 ट्रिलियन जो अभी है, उससे हम $5 ट्रिलियन पे जाने की जो बात हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है, हाँ, तो मेरा कहना यह है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ जीडीपी नहीं, जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जीडीपी पर कैपिटा $2,200 के आसपास है। अगर वही जीडीपी पर कैपिटा यूएसए का $68,000 के आसपास है, तो यह बहुत बड़ी गैप है। और दूसरी बात, डिस्पैरिटी नाम की भी चीज होती है हमारे यहाँ। देखिए डिस्पैरिटी कितनी है, अगर वो $2,300 जो है उसमें भी इतनी आप देखते हो। अभी भी एक मुद्दा रखकर मैं रुक जाता हूँ। अभी हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, सही है। और उनका कहना यह भी है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। अभी मुझे ये कहना है इधर, अच्छी बात है, गरीबों को देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि आज भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में आज भी 80 करोड़ जनता भारत देश की ऐसी है जो सक्षम नहीं है का पेट भरने के लिए। उनको गवर्नमेंट की दया पर जीना पड़ रहा है। ये कौन सी बात हुई? बोलिए अजय आलोक जी। उसके बाद किशोर जी आ रही हूं आपके पास, ब्रिजमोहन जी आपके पास भी। सुनिए, आजादी के बाद मात्र 57 साल लगे हमें, मात्र 57 साल। सत्ता में तो हम नहीं थे, 57 साल लगे 1 ट्रिलियन बनने में। 1 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन जो आप हमें दे के गए थे उसमें लगे 10 साल, 2004 से 14। और 1.8 ट्रिलियन से 3.2 ट्रिलियन हम पहुंचा दिए 10 साल में। ये हमारी उपलब्धि नहीं है। बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन से आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, मैं तो आपको फैक्ट और फिगर्स पीरियड के हिसाब से दे रहा हूं। आजादी के बाद से 2004 1 ट्रिलियन, 2004 से 14 1.8 ट्रिलियन, और 2014 से 2024 3.17 ट्रिलियन। इसको हम लक्ष्य बना रहे हैं अगले 5 साल में 2 ट्रिलियन और बढ़ाने का, 5 ट्रिलियन। तो उसमें आपको लगता है कि नहीं हमें आजादी और उसके अनुपात में,
तो उसी के अनुपात में अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा कसूरवार तो आपके कांग्रेस पार्टी और आपके सहयोगी और आप लोग शरद पवार साहब हो गए। कृषि मंत्री रहे 10-10 साल, क्यों नहीं कृषि ग्रोथ रेट बढ़ा दिया आगे? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे थे? अपनी कमियों को देखिए, हम तो अपने अच्छाइयों को आगे निकालने के हमने क्या किया, हम क्या करने का विजन, जरा मैं ऐड कर लूं। विजनरी ग्रोथ कीजिए। आप कम से कम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसमें नेगेटिव प्रचार करके देश का नाम नीचे तो मत कीजिए, ये तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। लेकिन मोदी विरोध में आप तो देश विरोध की बातें करने लगते हैं। हम क्या कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि एक विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं। अभी हम विकासशील भारत है, अभी हम कौन सा विकसित हो गए? विकासशील भारत है, विकसित भारत बनना है 2047 तक। ऐसा क्या क्या करें कि हम बन जाएं? प्रधानमंत्री यही बात कह रहे हैं कि हमने इतना किया है और करना है, काम की गति बढ़ानी है, क्योंकि 60 वर्षों में काम की गति है, काम का फैलाव नहीं हुआ। ठीक है, वही काम की गति है, काम का फैलाव कर लेता। ठीक है। हाँ, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, उन्होंने जो बातें गिनाई है, ठीक है। और इसी के साथ ही किशोर तिवारी जी, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि नरेंद्र मोदी का चाहे क्षेत्र में या फिर राष्ट्रीय राजनीति में जब से अभ्युदय हुआ, मोदी को चुनने वाला कोई भी चुनाव नरेंद्र मोदी हारे नहीं है। चाहे वो जितने बार भी गुजरात में सीएम के तौर पर पद संभाल चुके हों या पिछले 2 बार से, और 14 के मुकाबले तो 2019 में उनकी सीटें बढ़ी है ना। आप लोग कह रहे हैं नारे पर नहीं जाना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा था, अब की बार 300 पार 2019 का नारा था। तो नारे जो गढ़ रहे हैं उसको पूरा भी तो कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आप इन बातों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? किशोर जी, नहीं, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं और देखिए करता हूं। अखिलेश यादव मुंबई में आप लोगों की रैली में भी नहीं पहुंच रहे हैं। अब क्या फायदा ऐसे इंडिया गठबंधन का कि नेताओं को एक मंच पर भी एकजुट करने में आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? अरे क्या खराब तबियत के चलते वो शामिल नहीं हो रहे हैं, जो खबर आई है? हाँ, देखो, हाँ, वो सब ठीक है। मैं एक बात तुमको बता रहा हूँ, अरुण पुरी जी ने बराबर बताया, अजय आलोक जी, कि मोदी जी 2019 के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। 24 का फैसला हो चुका है। तुम पिछले वक्त से साउथ से मुक्त हो गए थे, अब नॉर्थ से भी 19 के चुनाव हो गया, 29 लड़ रहे हैं। अरे भाई, वो उन्होंने कहा मोदी जी, आपने बोला इसलिए कह रहा, आपको करेक्ट कर रहा था। नहीं, अरे हाँ, वो 29 के लिए प्रचार कर रहे हैं ऐसा कहा उन्होंने, बहुत चुस्त दुरुस्त कहा। 24 का फैसला हो गया। देखिए, चुनाव के जो लगेंगे, अभी आप सीरियसली 260 सीटें लड़ रहे हैं और 370 की बात कर रहे हैं। आपने अभी टीडीपी को ले लिया, बीएलडी को ले लिया, आरएलडी को ले लिया। मैं अभी आपको बता रहा हूं, 276 तो हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं, 260 कहां से लड़ रहे हैं हम? अरे भाई, केरला वेरला को कैंडिडेट नहीं मोजते। तुम साउथ में कहां से लड़ रहे हैं भाई? 276 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हमने। अरे मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, जहां सीरियसली लड़ना है वहां की बात कर रहा हूँ। बड़ी चिंता हो रही है। अरे मैं नहीं गड़बड़ाया हूँ, मैं गड़बड़ाया नहीं हूँ। पहले तो साउथ से मुक्त थे, अभी नॉर्थ से मुक्त होने को जा रहे हैं। बीजेपी, देखो आलोक जी, बीच में मत बोलो। बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ जा रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम 180 के ऊपर बीजेपी अकेली चले जाए और एनडीए 220 के ऊपर चले जाए, तो मैंने कई बार बोला है, नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, शाम की रैली आपको बता देंगी जिस प्रकार से राहुल जी को रिस्पांस मिला है। महाराष्ट्र के अंदर कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है किशोर जी, कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। चित्रा जी, देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी ये बीजेपी के प्रवक्ता ही 20-25 सीटें उनकी। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। 81 दिनों के लिए चुनाव आचार संहिता यकीनन इस देश के भीतर लग चुकी है, लेकिन जिस तरह से आक्रामक प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं, खासतौर से दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए, उसकी काट विपक्षी इंडिया कैसे निकालेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।